प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इस पाठ की लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता, जिन्हें भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, और ये एंग्लो आयरिश लेखक थी, शिक्षक थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इनकी प्रसिद्धि स्वामी विवेकानंद की शिष्या के रूप में बहुत ज़्यादा हुई। इनका मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, और इन्होंने स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आने के बाद अपना नाम बदल के सिस्टर निवेदिता रख लिया था। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 को डेंगागेन, आयरलैंड में हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 अक्टूबर सन 1911 को दार्जिलिंग, इंडिया में हुई थी। इस चैप्टर में उन्होंने महान न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और उनकी महानता के विषय में प्रकाश डाला है। इसे हम पढ़ते हैं। आप भी अपने अपनी बुक्स ले लें और मेरे साथ पढ़ें। तो पढ़ते हैं आगे। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज राइन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका राज्यकाल भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क बन चुका है, एक युगांतरकारी घटना बन चुका है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। यहाँ तक कि जो हमारी विक्रम संवत है, उसका जो शुरुआत हुई है, उसका जो आरंभ हुआ है, वो भी विक्रमादित्य के राज्यकाल से ही हुआ है। Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. हालांकि उनके नाम से हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उनके जीवन के बारे में हमें बहुत कम पता है। जितना विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है, उतना उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके जीवन के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। There is one thing certain about him. उनके बारे में एक चीज़ निश्चित रूप से कही जा सकती है, however he loved justice and learning, कि वो हर हाल में न्यायप्रियता और ज्ञान को पसंद करते थे, विद्वत्ता को पसंद करते थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. ये कहा जाता है कि उनसे हमेशा लोगों को संपूर्ण न्याय मिलता था, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता था, और उनके दरबार में उनके चारों ओर विद्वान लोगों की भीड़ जुटी रहती थी, यानी वो विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। इट इज सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। और ये कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश रहे हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। डिसीव्ड कहते हैं धोखा दिया जाना, डिसीव माने किसी को धोखा देना। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, अर्थात कोई भी व्यक्ति विक्रमादित्य को धोखा नहीं दे सकता था। उनके सामने किसी की कोई चालाकी नहीं चलती थी। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही वो कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा देते थे। बिना गलती निर्दोष व्यक्ति को कभी कोई अपराध की या किसी भी बात की सजा नहीं दी जाती थी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। जो अपराधी व्यक्ति होते थे, जो दोषी होते थे, वो विक्रमादित्य के सामने आते ही कांपने लगते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि विक्रमादित्य की आंखें सीधी उनके दोष को देख लेंगी, वो उनके अपराध को पहचान लेंगी। And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. और वो लोग जो उनके सामने अपनी परेशानियां लेकर आते थे, अपनी उलझनें लेकर आते थे, वो हमेशा उनकी उलझनों का समाधान लेके वहाँ से जाते थे
और उन्हें इस तरह समझाया जाता था, सुलझाया जाता था कि वो उससे फैसले से पूर्ण संतुष्ट होकर वापस जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल इट वॉज सेड ऑफ हिम, आह ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और बाद में भी ये कहा जाता है, उनकी मृत्यु के बाद भी अगर किसी जज ने कभी कोई बहुत अच्छा फैसला दिया हो, बहुत अच्छा न्याय किया हो, तो लोग ये कहते सुने जाते हैं कि अरे वो तो विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। इतने प्रसिद्ध राजा थे विक्रमादित्य। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य की सीट को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब वो सीट इस दुनिया में है ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वह सीट इस धरती से किस तरह गायब हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग धीरे धीरे समय के साथ उन्हें भूलते चले गए। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों के मन में उनकी यादें कम होती चली गई, धुंधली होती चली गई, और आखिर में लोग उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड। उनके महल, उनके किले, उनकी गढ़ियाँ सब बर्बाद हो गए। गढ़ी जो होता है वो छोटे किले को कहा जाता है, और फोर्ट होता है बड़ा किला, फोर्ट्रेस होती है गढ़ी, छोटा सा किला। द हीप्ड अप ruins having been covered with grass, ruts and trees were turned into the pasture land for feeding the cattle। और धीरे धीरे जो ध्वंसावशेष थे, यानी उन महलों के और उन किलों के जो खंडर थे, वो समय के साथ साथ घास के, मिट्टी के ढेर में दबते चले गए, और आखिर में उनके ऊपर घास उगी, और वो सारी जगह एक पशुओं के चराने के चरागाह के रूप में रह गई। वहाँ लोग अपने पशुओं को चराने लगे। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर कॉज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज। और गांव के लोग अपने गायों को, अपने पशुओं को इस जगह चरागाह में चरने के लिए भेजने लगे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। सुबह सुबह जो ग्वाले होते, जो चरवाहे होते थे, वो उन पशुओं को, उन गायों को अपने साथ उस चरागाह में ले जाते थे, और शाम को वहाँ से वापस आते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather round him, and together they would turn homewards। और जैसे ही उनके लौटने का समय होता था, घर वापसी का समय होता था, तो कोई एक चरवाहा एक कोने पे खड़ा होकर उन सभी पशुओं को आवाज़ देता था, और वो सारे पशु और वो सारे ग्वाले उसके चारों तरफ इकट्ठे होते थे, और वो सारे एक साथ घर की तरफ, गांव की तरफ चल देते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ शेपर्ड बॉयज इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन। उस समय उज्जैन के आसपास के गांवों में चरवाहों का जीवन इसी तरह का होता था कि वो सुबह पशुओं को चरागाह में ले जाते थे और शाम को उन्हें वापस ले आते थे। There were many of them, and in the long days on the pastures they had plenty of time for fun। और वो बहुत सारे थे, और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनती चली गई कि वो जो संख्या में ग्वाले बढ़ते चले गए, और वहाँ जाके जो उनका वो चरागाह था, जो घास का मैदान था, वहाँ उन्हें अपने पशुओं को भी चराते थे, और खेलने का, मनोरंजन का भी उन्हें बहुत समय मिलता था। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड। एक दिन उन्हें खेलने का मैदान सा मिला, चौकोर समतल सा मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और वो बड़ा आनंददायक था, बड़ा मज़ेदार था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन। वो जो ग्राउंड था, वो जो मैदान था पेड़ों के नीचे,
वो कुछ ऊबड़ खाबड़ सा और असमतल था, यानी इकसार नहीं था, समतल नहीं था। Here and there the ends of great stones peeped out. यहाँ वहाँ यानी उस मैदान में जगह जगह पत्थरों के नुकीले सिरे झांक रहे थे, यानी चमक रहे थे, नीचे से दिखाई पड़ रहे थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ए ग्रीन माउंट, और उस मैदान के बीचों बीच एक हरे रंग का टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, और वो टीला कुछ इस तरह का था जैसे वो किसी जज की सीट हो, किसी न्यायाधीश का सिंहासन हो। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और एक दिन एक बच्चे ने बिल्कुल ऐसा ही सोचा कि शायद ये जजमेंट सीट है, न्याय सिंहासन है, और उसने ऐसा सोचते हुए वो उसके ऊपर अपने आप जाके बैठ गया। ऐसे ही बॉयज ही क्राइड, उसने बच्चों से कहा, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, कि मैं एक जज बनूंगा और तुम सब मेरे सामने अपने अपने मुकदमे लेके आओगे, अपने अपने मामले लेके आओगे, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमा चलाएंगे, फैसला करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड his face and become very grave to act the part of a judge, और इतना कहने के बाद, उस सीट पर बैठने के बाद वो बड़ा गंभीर हो गया और उसका चेहरा बहुत प्रभावशाली हो गया, और ऐसा लगा जैसे कि ये वास्तव में ही कोई जज हो। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some coral and they appeared before him. वो बच्चों आपस में सब कानाफूसी की, उन बच्चों ने आपस में, विस्पर्ड मीन्स कानाफूसी करना, और वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने आपस में झगड़े किए झूठ मूठ के, और उन झगड़ों को उसके सामने लेके आए। जो वो जज बना हुआ था ग्वाला, जो चरवाहा, उसके सामने वो सारे बच्चे अपने नकली झगड़े इकट्ठे बना के उसके सामने ले आए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, और हर समूह ने, हर ग्रुप ने अपना अपना केस उसके सामने रखा। वन सेइंग दैट द सर्टेन फील्ड वाज देयर, एक ग्रुप ने कहा कि वो खेत उनका है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरों ने कहा कि नहीं, वो खेत उनका नहीं है, वो हमारा है। इसी तरह वो मुकदमे चलते रहे। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और सभी ये चाहते थे कि उनका मुकदमा, उसका फैसला कर दिया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, लेकिन इस खेल खेल में अचानक एक चीज़ महसूस हुई उन सभी को। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर द सेट डाउन ऑन द बाउंड लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वो बच्चा, वो चरवाहा जो उस टीले से नीचे जब तक था, जब तक तो वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस टीले पर बैठा, ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो बड़ा प्रभावशाली और बड़ा गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर लिटिल फ्राइटेंड, और उसका चेहरा, उसका बात करने का तरीका, बात करने की आवाज़ की जो उसकी टोन थी, जो उसका बोलने का ढंग था, वो सारे कुछ इस तरह प्रभावशाली और रौबदार हो गए कि जो बाकी बच्चे उसके सामने मुकदमा लेके आए थे, वो सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े भयभीत हो गए। उन्हें सच में ऐसा लगने लगा कि ये हमारा साथी नहीं है, बल्कि कोई जज बैठा हुआ है। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि खेल ही तो है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और वो फिर नए मुकदमे उसके सामने लेकर आए। एंड वंस मोर दे गेव हिज जजमेंट, ही गेव हिज जजमेंट, और फिर उसने उनका फैसला किया उन मुकदमों का। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग द कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न। और फिर यही खेल चलता रहा, वो घंटों इस खेल को
खेलते रहे। वो बच्चे अपना मुकदमा लेके आते और वो चरवाहा हर बार हर मुकदमे का, हर विवाद का बड़ी शालीनता से, बड़ी गंभीरता से और बड़े प्रभावशाली ढंग से उसका फैसला देता। और ये जब तक चलता रहा जब तक कि उनका घर वापस जाने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड। और उसके बाद जब उनका वापसी का समय हो गया तो जैसे ही वो बच्चा उस टीले से नीचे कूदा, वो बिल्कुल दूसरे ग्वालों के समान हो गया। उसकी जो भव्यता थी, जो उसका प्रभावशालीपना था, वो सब समाप्त हो गया। वो एक सामान्य ग्वाला ही बन गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस कावर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम। और फिर धीरे धीरे चलते चलते वो इतना फेमस हो गया कि उसके सामने बहुत जटिल मुकदमे भी वो बच्चे लाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड। और हर बार वही बात दोहराई जाती, वही घटना, वही फैसले हर बार दिए जाते। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ। उसमें कहीं से न्याय की भावना और ज्ञान आ जाते, विवेक और न्याय की भावना उसके अंदर कहीं से आ जाती और वो उन्हें सच्चाई का दर्शन करा देता, यानी उनके सामने सच्चाई ला के रख देता। बट व्हेन ही कम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। और जब शाम को वो उस टीले से नीचे उतरता तो उसमें और दूसरे बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं रहता था, कोई अंतर नहीं रहता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। और धीरे धीरे ये सारी बातें देहात में, आसपास के गाँवों में फैलनी शुरू होगी। ग्राउंड ऑफ मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कावर्ड बॉय। अब बड़े लोग भी और बड़े स्त्रियां भी, बड़े मनुष्य भी, आदमी भी अपने अपने झगड़े उस ग्वाले के न्यायालय में लाने लगे। And always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied। और हमेशा उनके फैसले इस तरह किए जाते कि वो दोनों ही पक्ष संतुष्ट होकर वहाँ से जाते थे। Now the king who lived far away from उज्जैन heard this story। और जो उस समय का राजा था, उस क्षेत्र का, जो उज्जैन से कहीं दूर रहता था, उसके कानों तक भी ये कहानी पहुँच गई। Well, he said, the boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। और उसने सोचा बिल्कुल वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। और उस राजा का अनुमान जो था, अंदाजा जो था, वो बिल्कुल सही था। एज द रूइंस अबाउट मिडोज वर वंस विक्रमादित्याज प्लेस। क्योंकि ये जो खंडर थे वो कभी राजा विक्रमादित्य के महल रह चुके थे। ही थॉट लेट्स डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। सॉरी, हम थोड़ी सी एक लाइन छोड़ गए, वापस आते हैं। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट। उसने सोचा कि केवल उसके टीले पर बैठने से एक ग्वाले में जब इतना ज्ञान आ जाता है, इतनी बुद्धि और न्याय की भावनाएं आ जाती हैं, तो लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। तो हम उस टीले की खुदाई करते हैं और उसमें से उस सीट को प्राप्त कर लेते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल दी केसेज। तो फिर मैं खुद उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा, उस जजमेंट सीट के ऊपर बैठूंगा और एक न्याय प्रिय राजा के रूप में मेरी भी प्रसिद्धि हो जाएगी। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। उस सीट, जब उस टीले पे बैठने से उस बच्चे में इतना ज्ञान आ जाता है, इतनी न्याय की भावना आ जाती है, तो जब मैं उस सीट पे बैठूंगा उसे निकालने के बाद, तो मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा उतर आएगी और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा के रूप में फेमस हो जाऊंगा। So with spades and shawls, the grassy knoll where the boys played was overturned। और बाद में जब राजा के मन में ये बात आई
तो फावड़े और कुदालें लेके उसके लोग वहाँ पहुँचे और वो जो घास का टीला था जिसमें वो बच्चे खेलते थे वो सारा खोद दिया गया, उलट पुलट कर दिया गया। द बॉयज़ हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सोरोफुल, और वो बच्चा जो जज बनता था वहाँ वो बड़ा दुखी हुआ। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, और उसे लगा कि उसकी कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे कहीं दूर ले जाई जा रही है, उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, और आखिरकार जो वो मजदूर थे उन्हें नीचे कोई चीज़ मिल गई। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। जो चीज़ उन्हें मिली थी खुदाई के बाद उस टीले के नीचे, वो एक काले मार्बल की चौकी थी जिसे 25 पत्थर के देवदूतों ने संभाल रखा था, जिनके हाथ भी थे और पंख भी थे। उन देवदूतों ने 25 जो संख्या में थे उन्होंने उस काले मार्बल की चौकी को संभाला हुआ था। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और निश्चित रूप से यह जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य ही थी, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और बड़े खुशी के साथ वो राजा उस सिंहासन को अपने शहर में लेकर आया और जो उसका न्याय भवन था, जो दरबार था, उसमें उसे स्थापित कर दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly, और राजा ने घोषणा कर दी, अपनी पब्लिक से कह दिया कि आप सभी लोग 3 दिन तक व्रत करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और चौथे दिन मैं पब्लिक के सामने यानी सारी प्रजा के सामने उस सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउडेड असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और आखिरकार वो दिन आया, वो महान दिन आया जिस दिन राजा को अपनी उस न्याय सिंहासन पर बैठना था। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग, और राजा के पीछे पीछे उस राज्य के दरबारी, उस राज्य के न्यायाधीश, उसके पुजारी, वो सब राजा के साथ उस हॉल में आए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट सीट दे पार्टेड इनटू 2 rows, और जैसे ही वो उस न्याय सिंहासन के पास पहुँचे तो वो दोनों 2 पंक्तियों में बट गए, यानी पुजारी और न्यायाधीश वो अलग अलग 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और राजा उन दोनों पंक्तियों के बीच में चल के वहाँ तक पहुँचा। बोर्ड हिज हेड इन रेवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और वहाँ उस चौकी के सामने पहुँचने के बाद, उस सिंहासन के पास पहुँचने के बाद राजा ने बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से अपना शीश झुकाया, उसके सामने सिर झुकाया, और फिर उस स्लैब के पास पहुँच गया। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही राजा उस सीट पर बैठने को हुआ, तभी उनमें से एक देवदूत बोल उठा, जो एक फरिश्ता था वो एक बोल उठा और उसने कहा, स्टॉप, इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? उस देवदूत ने राजा से सवाल किया कि रुको, क्या तुम ये मानते हो कि तुम विक्रमादित्य की इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? क्या तुम्हारे मन में कभी किसी दूसरे का राज्य हड़पने की इच्छा पैदा नहीं हुई है? फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। कुछ पल तक राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, क्योंकि राजा जानता था कि उसका जो जीवन था वो अन्यायपूर्ण था। वो दूसरों का राज्य, दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करता रहता था और उसके मन में हमेशा अपना राज्य बढ़ाने की इच्छा
रहती थी, जैसे सभी राजाओं के मन में रहती थी। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, और काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद राजा ने कहा, नो, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, कि नहीं, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। उस देवदूत ने कहा कि ठीक है, आप वापस जाइए और 3 दिन तक व्रत कीजिए, उपवास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, तब आप शायद इस पर बैठने के योग्य हो जाएंगे। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। उस व्रत से, उस प्रार्थना से आप पवित्र हो जाएंगे और तब इस पर बैठने के योग्य होंगे। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्ली अवे। और इन्हीं शब्दों के साथ उस देवदूत ने अपने पंख फैलाए और वहाँ से उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा ने 3 दिन तक व्रत किए, उपवास किए और फिर ये मानते हुए कि अब मैं पवित्र हो गया हूँ, इस सीट पर बैठने के योग्य हो गया हूँ, वो फिर उस जजमेंट सीट पर बैठने के लिए आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। एक देवदूत ने फिर पूछा कि क्या आप इस पर बैठने के योग्य हैं, और राजा ने कहा नहीं। अनदर स्टर्न एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू possess द riches ऑफ अदर्स। फिर दूसरे देवदूत ने राजा से पूछा कि क्या उसके मन में कभी दूसरों का धन हड़पने की इच्छा पैदा नहीं हुई है? क्या उसने कभी नहीं चाहा है कि मैं दूसरे लोगों का, दूसरे राज्यों का धन अपने राज्य में ले आऊँ? द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। राजा ने कहा हाँ, उसके मन में ऐसी इच्छा हुई है। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। और फिर उसी तरह उसे उत्तर मिला कि आप अभी इस सीट पर बैठने के लायक नहीं हुए हो। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वाज क्वेश्चन्ड बाय एन एंजल। और इसी तरह कई बार जब भी वो उस पर बैठने की कोशिश करता सिंहासन पर, किसी के देवदूत के द्वारा उसे रोक दिया जाता और उससे सवाल किए जाते। एंड ही हैड टू विथड्रॉ। और फिर उसे वो वहाँ बैठने का विचार, उस सीट पर बैठने का विचार त्यागना पड़ता, छोड़ना पड़ता। दिस वेंट टिल ओनली 1 एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। और ये जब तक चलता रहा जब तक 25 में से केवल एक देवदूत उस स्लैब को संभाले हुए रहा, बाकी 24 चले गई। वो 24 के 24 राजा से सवाल करते गए, राजा मना करता रहा कि मैं बैठने लायक नहीं हूँ, और आखिरकार केवल एक देवदूत उस स्लैब को, उस चौकी को संभाले हुए रहा। और उसके बाद राजा ने सोचा कि शायद अब मैं बैठने योग्य हो गया हूँ। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। आखिर में जब वो अकेला देवदूत उसको संभाले हुए था, उस समय राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ ये मानते हुए कि अब मुझ में कोई कमी नहीं रह गई है, मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूँ, पूरी तरह से उस सीट पर बैठने के योग्य हो गया हूँ, ये मानते हुए वो वहाँ उस सीट के पास गया। बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक। लेकिन फिर जैसे ही राजा उस न्याय सिंहासन के पास पहुँचा, जजमेंट सीट के पास पहुँचा, उस आखिरी देवदूत ने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ द लिटिल चाइल्ड? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। कहो राजा, क्या तुम्हारा दिल उस बच्चे के दिल के समान साफ है, पवित्र है? क्या तुम ये मानते हो कि तुम अपने मन में पूरी तरह से बिल्कुल पवित्र हो, इसमें कहीं कोई छल नहीं है? अगर ऐसा है, अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह मन से साफ हैं, तो आप इस पर बैठने के लायक वास्तव में हैं, तो आप इस सीट पर बैठ सकते हैं। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। नहीं, राजा ने बड़ी धीमी आवाज़ में, बड़ी मरे से शब्दों में कहा, नो आई एम नॉट वर्दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं हूँ।
एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। और जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, वो देवदूत उस स्लैब को अपने सिर पे लेके वहाँ से उड़ गया, आकाश में चला गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। और ये वो तरीका था जिससे विक्रमादित्य की जजमेंट सीट, उसका न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, चला गया। तो ये हमारी हिंदी थी आज के चैप्टर की। आशा है आपके समझ में आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।